हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी पुट की क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। तो पहले के दो पार्ट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है और हम कैसे लिंक्ड है नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है, वो उसका ओनर कौन है नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको भी हमने देखा कि कुछ लोगों के लिए, कुछ कम्युनिटी के लिए वो डिवाइन है, पूजनीय है, और कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया है। उसके बाद हमने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देखा था कि जो एनवायरनमेंट का साइंस कैसे देखता है एनवायरनमेंट को, उसके बारे में देखा हमने। फिर उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देख रहे थे, हमने सारा नहीं देखा है इसमें। तो इसमें हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देख लिया था। इसमें हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमको स्टार्ट करना है। रिन्यूएबल रिसोर्स हमने कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे से हमको अब जो थर्ड लेक्चर है वहाँ पे से हमको इसको स्टार्ट करना है। तो दिस रिसोर्सेज सच एज आयरन ओर, कोल, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो ये जो रिसोर्सेज है जैसे कि आयरन ओर, कोल, मिनरल, ये सब क्या है, थोड़े थोड़े क्वान्टिटीज़ में अवेलेबल है। ये ज़्यादा हमको मतलब इतना ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हम इसको ओवर यूज़ कर सके। तो इनको रीस्टॉक होने में, मतलब फिर से बनने में बहुत साल लग जाते हैं। तो नेचुरल स्टॉक डिप्लीट्स द मोर वी यूटिलाइज देम बट दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्फ। ठीक है, तो नेचुरल स्टॉक जो है जैसे जैसे जो है वो हम ठीक है, मिनरल ऑयल, कोल, ये सब जो है ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में है। और ये जो नेचुरल स्टॉक है मतलब कुछ अमाउंट में हमारी अर्थ पे है, तो ये क्या होते जाता है, जैसे जैसे हम ज़्यादा इसको यूटिलाइज करते जाते हैं ये ख़त्म होते जाता है। तो दे डू नॉट रिन्यू देमसेल्फ, तो लोग अपने से ये रिन्यू नहीं होते हैं। इनको रिन्यू होना भी है तो उसमें बहुत 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 साल लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेटलिक ओर जो है डिपॉजिट डिप्लीट आफ्टर माइनिंग। ठीक है, जो भी मेटलिक ओर का डिपॉजिट है जब उसको माइनिंग हो जाती है उसकी, मतलब एक उस जगह से निकाल लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, वहाँ से ख़त्म हो जाता है। एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम देम, और हम क्या करते हैं, माइंस होते हैं, आयरन ओर के माइंस होते हैं, मेटल्स के ओर के माइंस होते हैं, वहाँ से माइनिंग होती है। उसके बाद उस माइंस से जो ओर निकला है उसको फिर प्रोसेस करके क्या है, मेटल बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, तो इससे क्या है वो डिप्लीट होते जा रहा है। वी देन हैव टू लुक फॉर न्यू ओर डिपॉजिट। ठीक है, एक जगह का ओर खत्म हुआ, फिर उसके बाद हम नए ओर के डिपॉजिट पे चले जाते हैं। अ डे विल कम व्हेन वी एग्जॉस्ट ऑल अवेलेबल डिपॉजिट। इवन टुडे मेनी माइंस हैव शट डाउन आफ्टर एग्जॉस्टिंग देयर स्टॉक। तो एक समय आएगा जब ये सारे जो माइंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा इन स्टॉक्स के ख़त्म होने के बाद। तो सबसे इसमें से एक एग्जांपल ये है दली राजरा। ठीक है, दली राजरा जो मेरे मम्मी पापा का घर है, जहाँ मैंने स्कूलिंग की है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। तो ये दली राजरा का जो आयरन और माइंस है छत्तीसगढ़ में, ये एक एग्जांपल है जहाँ पे जब तक लोहा जो आयरन ओर था बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था, अभी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, तो जब तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था तब तक ये शहर भी बहुत अच्छा था। अब जो शहर है वो उजड़ा हुआ शहर, मैं तो उजड़ा हुआ शहर बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पहले जब हम छोटे थे तो ये शहर बहुत अलग हुआ करता था, एक चाम थी इस शहर में। अब ये शहर में उतनी चाम नहीं है, लोग रहते हैं, मेरे मदर फादर भी वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन वो जो रौनक थी, वो जो उस समय का एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट से बहुत अलग है आज का एनवायरनमेंट। और भिलाई स्टील प्लांट जो है जिसके ओर से यूज़ करके भिलाई स्टील प्लांट चल रहा था, उसने ये सिटी को नकार दिया है, ये एक फैक्ट है। तो अब जो है दली राजरा का आयरन और माइंस जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। इसके आगे जो राव घाट है, राव घाट पे आयरन और के माइंस जो हैं वो खुलने को है, इसलिए जो है जो रेलवे ट्रैक वो बन रहा है, रेलवे ट्रैक वहाँ तक पहुँच गया है। उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह का आयरन और माइंस, कोई भी माइंस है वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम दूसरी जगह पर शिफ्ट होने लग जाते हैं, और सब जगह का ख़त्म हुआ तो फिर सारा ही ख़त्म हो गया। तो मिनरल ऑयल के जो रिजर्व्स है उसके बारे में, तो मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया में 809, और अब यहाँ पे कितने बचे हैं, 79। तो रिजर्व्स एज ऑफ 2013, तो ये इसका वैल्यू क्या है, 1000 मिलियन बैरल्स में। तो 809 था, अभी 79 बचा है। यूएसए में 44, अब 12 बचा है। वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 1688 था और अभी 53 ही बचा है। तो ये स्टैटिस्टिकल रिव्यू है 2014 का। तो टेबल 1.1 डिपिक्ट्स द
प्रूवन ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो रिजर्व्स थे क्रूड ऑयल के कितने जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। हाउ मेनी ईयर्स विद दिस रिजर्व लास्ट इफ ग्लोबल कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल कंटिन्यूस एट करंट रेट, दे विल बी एग्जॉस्टेड विद इन 53 ईयर्स। तो देखिए कैलकुलेशन देखिए, जो रिजर्व्स है क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल क्या होता है हमने साइंस में पढ़ा है। क्रूड ऑयल से ही जो है पेट्रोल डीजल ये सब आता है, ठीक है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी होते हैं क्रूड ऑयल के। तो धीरे 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 ये ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर हम कैलकुलेशन करें तो 53 ईयर्स, ओनली 53 ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। तो इंडिया डिपेंड्स ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स बिकॉज कंट्री डज नॉट हैव एडुकेट प्रूवन रिसोर्स। एज द ग्लोबल स्टॉक डिप्लीट्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल विल एस्केलेट। तो इंडिया के पास क्रूड ऑयल का कोई साधन नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, इसलिए क्रूड ऑयल क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा बाहर देशों से लेके आना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे कंट्री के पास तो कोई प्रूवन रिसोर्स नहीं है, तो हमको सारा क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। और जैसे जैसे जो ग्लोबल स्टॉक डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीट मतलब ख़त्म होते जा रहा है, वैसे वैसे जो प्राइस है ऑयल के, तेल के जो प्राइस है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया एंड इट्स सिटीजन्स विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ हायर प्राइसेस। द सेंसिबल थिंग टू डू इज टू रिड्यूस कंजप्शन, use oil when necessary and look for alternative energy sources। तो इंडिया और उनके सिटीजन्स को, हर कंट्री को, हमारी कंट्री को नहीं, ये जो अभी रिसोर्सेज कम होंगे तो उनके क्या हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये सेंसिबल थिंग है, सेंसिबल थिंग बहुत ही सोचने लायक विषय है कि हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है कंजप्शन। तो कंजप्शन हम कैसे रिड्यूस करेंगे कि जब ज़रूरत हो तब हम उस चीज़ों को यूज़ करें, और एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के बारे में सोचें। जैसे कि for example we could increase production of solar and wind energy to reduce our dependence on mineral oil. The developed nation are not concerned about the needs of developing nations but want to control global oil reserves to protect their own interest and ensure they do not face any shortages। तो हम ये सब चीज़ें को प्रोडक्शन हम मतलब यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोलर विंड ये सब चीज़ को ज़्यादा यूज़ करें, डिपेंडेंसी जो है मिनरल ऑयल पे वो थोड़ा कम करें। और जो डेवलप्ड नेशन है उनको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये जो डेवलपिंग नेशंस के नीड्स के, लेकिन जो ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। अगर इनकी शॉर्टेज होगी तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएगी, बहुत सारे जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में ठप हो जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव एडिक्वेट ऑयल रिजर्व्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक कंजप्शन, सो इट यूजेस इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट टू गेन कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिजर्व्स ऑफ अदर कंट्री। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, अभी भी युद्ध वगैरह चल रहा था यूएसए ईरान के बीच में, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास खुद के ऑयल रिजर्व्स नहीं है अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, लेकिन उनकी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट इतनी ज़्यादा है, इतनी पावरफुल है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के जो ऑयल रिजर्व्स है उस पर कब्जा करके बैठे हैं, उन पर उनका दबदबा है। तो दिस पॉलिसी हैज़ लेड टू वॉर्स दैट हैव कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड ब्रॉट माइसरीज टू मिलियन ऑफ पीपल। तो अभी भी वॉर चल रहा था, और ये जो पॉलिसीज़ है इसके कारण जो लार्ज स्केल जो वॉर होता है, इससे क्या होता है, जो कॉमन पीपल है, ठीक है, वॉर तो दो कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, लेकिन जो उस कंट्रीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान होता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है। और जो मिनरल्स ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग, ठीक है, यहाँ पे हम 100,000 की बात नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ लोग जो है इसमें उनको भुगतना पड़ता है। So some non-renewable resources can be recycled. For example, we use bauxite to produce aluminium and aluminium utensils. We cannot renew our bauxite deposit, but we can recycle the aluminium of old utensil by melting and reusing it. तो ये renewable जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, जो हम बॉक्साइट नहीं बना सकते, ठीक है, जो ओर है उसको नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं, एल्युमिनियम के बने हुए जो सामान है उसको क्या कर सकते हैं, फिर से मेल्ट करके उसको रीयूज़ करके दूसरी चीज़ बना सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
तो रिसोर्स और डेवलपमेंट कैसे इंटरलिंक्ड है? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज एग्रीकल्चर, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर डिपेंड ऑन दैम। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? एक बेसिस है डेवलपमेंट का। जिस कंट्री के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और संपन्न नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकता है। क्योंकि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी सेक्टर, ये सारे चीज़ें जो है इन पर डिपेंडेंट है। सो डू अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और वैसे ही जो अदर सेक्टर्स है इकोनॉमिक में, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। तो एनवायरमेंट source function is the capacity of the environment to provide this resources. Development activities slow down if the natural resources are polluted, over exploited, get depleted. तो environment सोर्स फंक्शन होता है जो एक कैपेसिटी देता है कि एनवायरनमेंट हमको कितनी रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं किसी भी कंट्री का, वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, धीरे हो जाती है जब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस कंट्री के, वो पॉल्यूट हो जाते हैं, या तो उनका ओवर एक्सप्लॉइट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ किया जाता है और वो कम हो गए। इफ़ वी डू नॉट प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, रिवर, स्ट्रीम्स, एंड इफ़ वी डू नॉट यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ रैशनल मैनर, वी विल सून एग्जॉस्ट अवर नेचुरल वेल्थ। तो अगर हम जो नेचुरल हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, इसको प्रदूषण से नहीं बचाएंगे, और हम जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको सही ढंग से, रैशनल मैनर मतलब एक सही तरीके से, एक सही अनुपात पे नहीं यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी, और हमारा जो नेचुरल वेल्थ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। वी नीड टू अडॉप्ट अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट इंश्योर्स दैट अवर रिसोर्स रिमेन हेल्दी एंड अवेलेबल टू अस इन द लॉन्ग टर्म। तो हमको एक मॉडल अपनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो हेल्दी रहें, ठीक है, उसको हम ज़्यादा पॉल्यूट ना करें, उनको ज़्यादा हम ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, और हमारे साथ ये लॉन्ग टर्म बहुत सालों सालों तक रहें। तो एनवायरनमेंट शुड सस्टेन डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है उसको डेवलपमेंट को सस्टेन करके रखता है, और हमारे जो जीवन में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आएगा बहुत साल तक। दैट इज़ व्हाट वी कॉल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे हम क्या करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। मतलब अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, अगर कोई काम हो रहा है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि एनवायरनमेंट को इससे नुकसान ना पहुँचे, और इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारे जो जीवन में खुशहाली लेके आता है और संपन्नता लेके आता है। देयर इज़ नो नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि नहीं भाई डेवलपमेंट हो रहा है तो हम एनवायरनमेंट को नुकसान करा दें, या एनवायरनमेंट को नुकसान करके हम डेवलपमेंट कर लें। इस तरीके का कुछ भी मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? दोनों का तालमेल हो करके हमको वो करना है। So we can have development by protecting and enriching our environment. We should not cause permanent damage to our resources in the pursuit of development. तो हम जो डेवलपमेंट we can have, तो हम ये जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारा खुद का जो डेवलपमेंट है, हम उसको कैसे कर सकते हैं? अपने जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए, ताकि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, और उसको एनरिच करते हुए, मतलब हमको एनवायरनमेंट का साथ देना। अब कैसे हम एनवायरनमेंट का साथ दे सकते हैं? देखिए, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो भी है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको साथ में होकर के, और सबसे ज़्यादा जो है जो चीज़ें नेचुरल हैं उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। हम ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर उससे क्या होगा? हमको ही उल्टा नुकसान भोगना पड़ेगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड अवर एनवायरनमेंट बेटर, वी कैन मैनेज डेवलपमेंट इन ए सस्टेनेबल वे। तो अगर हम अपने एनवायरनमेंट को समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसी चीज़ें रहती हैं, तो हम जो है डेवलपमेंट जो है, हमारा जो विकास है उसको एक सस्टेनेबल वे में कर पाएंगे, जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट have developed the concept of purification capacity or sink capacity, which simply means that environment has the capacity to contain pollution to a certain limit. For example, if we throw household waste into a river, plant and animals living in the river consume this waste. तो देखिए यहाँ पे यह जो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया है कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी या सिंक कैपेसिटी हम इसे कह सकते हैं। तो एनवायरमेंट के पास एक कैपेसिटी है जिससे वो पोल्यूशन को कुछ हद तक एक्सटेंड, मतलब कुछ हद तक क्या है,
झेल सकता है। ठीक है, जैसे कि कुछ लेवल पे हम चीज़ें खाएं तो वो सही होती है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा खा लें, जैसे कि आपको पता है एप्पल के जो बीज होते हैं उसमें साइनाइड होता है, तो एक दो बीज अगर आपके पेट में चला गया तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने बहुत सारे बीज खा लिए तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, या तो आपको पॉइजनिंग से आपकी मौत भी हो सकती है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। तो एनवायरनमेंट के पास भी एक सिंक कैपेसिटी है। तो इसमें अगर हम अपने घर का जो कचरा, हाउस होल्ड वेस्ट है, अगर हम उसको रिवर्स या प्लांट्स या एनिमल्स के बीच में रखें तो उनके रिवर्स में डालें, तो वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो उस वेस्ट को कंज्यूम कर ले और फिर आगे जो है पोल्यूशन ना हो। द वाटर देन रिमेन्स फिट फॉर कंजप्शन। तो वाटर, ऐसा पानी जो है वो उपयोग करने लायक रहता है। However, if we throw excessive waste in the river, the waste cannot be fully consumed by the organisms in the water. The river soon turns into a polluted drain. अब हम बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है रिवर में डाल देंगे तो भाई उस वेस्ट को खाएगा कौन? ठीक है, एनिमल्स है उसमें, प्लांट्स रहते हैं, वो इसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो और वो क्या हो जाएगा, फिर वो सड़ने लगेगा, गलने लग जाएगा, और इससे जो रिवर्स क्या हो जाएगा, एक पॉल्यूटेड ड्रेन, मतलब एक नाला के जैसे हो जाएगा, जो बहुत गंदा नाला होता है। वैसे टुडे मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑन विच एंड आवर प्रोमिनेंट सिटीज आर सिचुएटेड आर ओपन गटर्स। तो अगर हम आज की बात करें तो जितनी भी नदियां हैं वो एक तरीके के गटर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पॉल्यूशन उसमें डाल देते हैं। द पोल्यूशन डज नॉट एंड हियर, सिटीज ऑल्सो डिस्चार्ज केमिकल दैट रिवर्स कैन नॉट डाइजेस्ट। अब भाई अपना जो सीवेज का पानी है, जो हमारे घर से निकलता हुआ पानी है, वो तो नालियों के रास्ते रिवर्स में जाता ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, इन सिटीज़ में यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं, ये भी जो है रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसको रिवर्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब उससे क्या है, रिवर्स पॉल्यूट हो जाते हैं। तो डिटर्जेंट सोप वेस्ट इज एन एग्जाम्पल। तो डिटर्जेंट सोप वेस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है, और ये वाटर में रहता है और इससे वो पॉल्यूट हो जाता है, और पॉल्यूट होते होते जो रिवर्स आगे बढ़ते हैं तो वो सागर तक, समुद्र तक पहुंच जाता है। इन विलेजेस पीपल बर्न वुड इन स्टोव्स, बट द वॉल्यूम ऑफ स्मोक emitted by the stove is below the renewable limit of the atmosphere. On the other hand, the smoke released from the factory chimneys in industrial complex is above. ठीक है, तो अगर हम विलेजेस, गाँवों की बात करें तो गाँव में लकड़ी के चूल्हों में खाना बनाया जाता है, लकड़ी का यूज़ करके लकड़ी को जला के खाना बनाया जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है स्मोक का वो एक लिमिट में होता है, जिसको एनवायरनमेंट डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें जो स्मोक फैक्ट्री से, चिमनी से निकलता है, तो ये जो है इंडस्ट्रियल जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है, तो ये जो लिमिट है, जो सिंक कैपेसिटी हम बोल रहे हैं, इससे क्या होता है, बहुत हद तक ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, इससे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है। वी कैन प्रिवेंट दिस पॉल्यूशन इफ वी कंट्रोल स्मोक इमिशन टू अ बिलो रिन्यूएबल लिमिट। और हम चाहें तो ये जो धुआं निकल रहा है, तो इसको क्या करना रहता है, पहले आपको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ये एक नॉर्म होता है, जो मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे ये बारे में पता नहीं था, जो कि मैक्सिमम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो धुआं रिलीज़ किया जा रहा है उसको पहले थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है, उसके बाद एक लिमिट के, रिन्यूएबल लिमिट में ही उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो सिंक कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी होता है जो एनवायरनमेंट जितना, अगर मतलब वो एक कैपेसिटी होता है जिसको एनवायरनमेंट में, मतलब जिसको छोड़े जाने से, जो पॉल्यूटेंट छोड़ते हैं, तो वो एनवायरनमेंट उसको एब्सॉर्ब कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। जैसे हमारी भी एक डाइजेस्ट करने का एक लिमिट होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा खा लें तो क्या होगा, हमको उल्टी हो जाएगी। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट के साथ भी ये बहुत ज़्यादा होगा तो एनवायरनमेंट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एक्सीड द सिंक लिमिट, एनवायरनमेंट सफर्स लॉन्ग टर्म डैमेज। तो ये जो सिंक लिमिट है इससे ज़्यादा होगा पॉल्यूटेंट्स, तो एनवायरनमेंट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एक लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाएगा एनवायरनमेंट के साथ में। तो ये फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहे हैं। तो एग्जाम्पल 1 देखेंगे, तो करंट डेटा ऑन द ग्राउंड वाटर लेवल्स इन इंडिया इंडिकेट दैट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री आर सिवियरली अंडर थ्रेट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वी आर एक्सट्रैक्टिंग मोर वाटर देन इज बिंग रिचार्ज। तो अगर हम ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें इंडिया में, तो एक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर घर में बोर है। अगर मेरे घर में 100 फीट का बोर है तो हम 150 का कराएंगे, 150 का है तो पड़ोसी 200 का कराएगा, ताकि हमारा पानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी मिल सके। तो ये इस तरीके का चल रहा है। तो इससे क्या है, ग्राउंड वाटर क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो जा रहा है। जिसके पास पानी रहता है भरपूर यूज़ कर रहे हैं, फेंक रहे हैं,
बहने दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, एज अ रिजल्ट द वाटर टेबल इन 300 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड बाय मच एज 4 मीटर्स। तो 4 मीटर तक पूरा ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे गिर चुका है, और एक डेंजर सिग्नल है कि वो ग्राउंड वाटर जो है आने वाले समय में अवेलेबल ही ना रहे। तो ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ग्राउंड वाटर जो है इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर प्रॉस्परस जो स्टेट्स है, जैसे कि पंजाब हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में हो गया, तो रॉकी प्लॉटेड रीजन जो सेंट्रल और साउथ इंडिया में है, और सम कोस्टल एरियाज में, तो यहाँ पे हद से ज़्यादा जो है ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। और फास्ट ग्रोइंग सिटीज़ और टाउन्स में भी ग्राउंड वाटर का बहुत यूज़ हो रहा है कि सबके पास पर्सनल बोर है। तो इस तरीके का जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन है, इससे जो ग्राउंड वाटर के जो लेवल है वो कम होते जा रहे हैं, और वाटर टेबल जो है वो क्या होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा लो होते जा रहा है, ग्राउंड वाटर का रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारे पास एक पर्सनल बोर नहीं है। हमारे कॉलोनी में जो बोर है वहाँ से पानी आता है और एक लिमिट टाइम पे आता है, तो हमको भी पता है कि लिमिट टाइम पे हमको यूज़ करना है, पर लिमिट क्वांटिटी में हमको यूज़ करना है। इस तरीके के सिस्टम्स हर जगह रहें तो काफ़ी यूजफुल रहेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 है एंडोसल्फान इज ए स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ केमिकल पेस्टिसाइड कैन एडवर्सली अफेक्ट अवर एनवायरमेंट। तो 1976 में तो एंडोसल्फान, ठीक है, एग्जाम्पल है कि केमिकल पेस्टिसाइड हमारे जो एनवायरनमेंट को कैसे बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो 1976 में क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ने एरियली मतलब एयर से, है ना, हवा में जो है ये एंडोसल्फान जो है 15,000 एकर्स ऑफ कैशू टू प्रिवेंट पेस्ट अटैक। तो पेस्ट अटैक्स को रोकने के लिए जो कैशू है, काजू के जो पौधे होते हैं, उसमें इसको छिड़का। तो दिस वाज इन कसारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ केरला। तो नॉर्थ केरला के कसारगोड ये डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो एरिया स्प्रेइंग जो है कंटिन्यूड हुआ 25 ईयर्स तक। तो जो पेस्टिसाइड है इतना ज़्यादा वहाँ पे इफेक्ट किया एयर, वाटर और एनवायरनमेंट को। तो पीपल जहाँ वहाँ पे रह रहे हैं 11 पंचायत, ठीक है, 11 पंचायत के जो लोग, गांव के लोग जो वहाँ पे रह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी, स्पेशली जो फार्म के जो लेबरर्स थे उनको। द पॉल्यूशन ऑफ फिश, इंसेक्ट्स, the population of fish, insects, crow, fell drastically affected in the region। और इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है मछलियों की, इंसेक्ट्स की, कौओं की, बर्ड्स की, ये भी बहुत ज़्यादा कम होने लगी। तो इससे इट टुक अ कोर्ट ऑर्डर अ फ्यू ईयर्स अगो टू डिसकंटिन्यू एंडोसल्फान स्प्रेइंग। तो ये जो एंडोसल्फान की स्प्रेइंग है, इसको कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल बंद करिए। तो गवर्नमेंट इज नाउ पेइंग कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पीपल। और गवर्नमेंट जो है अब जो अफेक्टेड लोग हैं, जिनको हेल्थ डिसीज हुई है, कुछ और दिक्कत हुई है, तो उनको कंपनसेशन दे रहे हैं। उसके बाद है हमको देखना है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हम कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमको एक प्लान यूटिलाइजेशन करना चाहिए। यूटिलाइजेशन मतलब यूज़ करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकें। तो दिस मीन्स मीटिंग अवर करंट रिक्वायरमेंट्स एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। वी कैन अडॉप्ट फॉलोइंग मेजर्स टू अचीव दिस बैलेंस। अब हमको कैसे करना है, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो, और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको भी हम सजो के रखें। तो इसके लिए हमको कुछ मेजर्स करने की ज़रूरत है कि ताकि, तो हमको क्या करना है, फोकस करना है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज में। फोकस ऑन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ रिसोर्सेज को, ताकि जो अगर कम हो रहे हैं वो रिसोर्स, उनको टाइम मिल जाए रिन्यू होने के लिए। तो वी कैन रिप्लेस रिसोर्सेज दैट कॉज हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन विद अल्टरनेट रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज यूज़ करने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक अल्टरनेटिव रिसोर्स से, जिससे क्या है, पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल, हम कोल यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ कोल एज पॉसिबल एंड यूज़ ऑफ गैस, नेचुरल गैस इंस्टेंस। वी कैन ऑल्सो मेक ग्रेटर यूज़ ऑफ सोलर, विंड एनर्जी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनर्जी अवेलेबिलिटी। तो कोल का यूज़ करना, ठीक है, हम अवॉइड करें थोड़ा कोल का यूज़ करने के, और उसके बदले हम क्या यूज़ करें, नेचुरल गैसेस यूज़ करें। और सबसे ज़्यादा बेटर जो है हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पर रिलाई करें, ताकि एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल रहे। और इसके साथ ही साथ वी कैन गिव इंसेंटिव एंड डेवलप सिस्टम टू प्रमोट सच अल्टरनेटिव सोर्सेस। और अगर जो जिस तरीके की जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस को डेवलप करता है, उनको थोड़ा इंसेंटिव मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिस्टम को डेवलप करने के लिए हेल्प मिले, ताकि जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है उसका यूज़ अच्छे से हो सके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ। तो गवर्नमेंट हैज़ एनैक्टेड
many pollution related laws and set environmental standard to achieve this goal. What is now required is strict implementation and observation of these laws and standard. For example, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉस बनाए हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस बनाए हैं, प्रदूषण के लॉस बने हैं, लेकिन क्या वो अच्छे से फॉलो होते हैं? एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, क्या वो अच्छे से फॉलो होते हैं? नहीं होते हैं। घूसखोरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है ये लॉस को बाईपास कर दिया जाता है। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि एक लॉ और स्टैंडर्ड जो बनाया गया है उसको स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ऑब्जर्वेशन हो। तो जैसे कि वेस्ट जो है उसको अलग किया जाए, गीला और सूखा कचरा अलग किया जाए, उसको रिसाइकल किया जाए। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो है वो मैंडेटरी हो इंडस्ट्रीज़ में। तो जो भी इंडस्ट्रीज है जो अपना वेस्ट निकाल रही है तो उसमें भी एक वो हो, एक स्टैंडर्ड हो कि आपको वेस्ट कितना डिस्पोज करना है, कहाँ डिस्पोज करना है, ये सारी चीज़ें हो। तो गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहिए वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एवरी रीजन में, हर रीजन में। और इंडस्ट्रीज़ जो है जो डेंजरस पोल्यूटेंट्स है जैसे कि मर्कुरी, क्रोमियम अगर यूज़ करते हैं तो उसको बाहर फेंकने से पहले उनको एक स्ट्रिक्ट मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहे कि उसको डिस्पोज कहाँ करना है, कैसे डिस्पोज करना है, ये सब चीज़ें रहनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अभी क्या होता है, लैंडफिल्स के बारे में आपने सुना होगा। तो क्या होता है, एक शहर का वेस्ट जो है, जितना भी वेस्ट है उसको उठाकर जमा करके एक पर्टिकुलर शहर से दूर या एक पर्टिकुलर लोकेशन में डंप कर दिया जाता है, इसे लैंडफिल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से करने से कोई मतलब है कि उससे मतलब कूड़ा तो कहीं ना कहीं हमने फेंक दिया, तो उससे उसका अल्टरनेटिव ये रहता है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करके गवर्नमेंट भी रूल्स बनाए, लॉज बनाए कि हर एक शहर में एक रिसाइकल छोटा मोटा एक सेटअप हो जहाँ पे लोग मतलब खुद जाके दे दे, उनका उसके बदले में उनको थोड़े पैसे मिल जाए। तो इस तरीके का भी काम ना बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो कई सारे शहरों में चलता है ये सब काम, छोटे शहरों में अभी भी ये फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इक्विटेबल यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, इक्विटेबल मतलब सोच समझ के हम रिसोर्सेज का यूज़ करें। तो वी लिव इन ए कंज्यूमर एज वेयर पीपल एस्पायर फॉर फिजिकल कंफर्ट, हाउएवर अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यूज डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज शेयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ओन कंफर्ट। तो अब हम एक कंज्यूमर एज में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों को अपने फिजिकल कंफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हम एक स्मॉल सेगमेंट अगर हम पॉपुलेशन का देखें तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उसको वो अपने कंफर्ट के लिए बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं। तो वी नीड जो रिसोर्सेज है हमारे प्लैनेट में, उसको हम कंफर्ट हर किसी के वो में रखें। ठीक है, ये नहीं कि हमको ही सारा यूज़ कर लेना। तो गांधी जी ने सही कहा था, तो वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। एवरी वन ऑफ अस नीड टू कंसिडर हाउ वी कैन रैशनली यूज रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट। तो हर किसी के नीड के लिए वर्ल्ड में हर चीज़ है, लेकिन हर किसी के नीड के लिए ग्रीड नहीं है। ठीक है, हमको लालची नहीं होना है। अब हमको रैशनली जो नेचुरल रिसोर्सेज और उनके प्रोडक्ट है उसको हमको सही से यूज़ करना है। तो न्यू अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इज रिसोर्स मैनेजमेंट, एक केस स्टडी है। ठीक है, इसको हमको देखना है। तो इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, तो इसका बारे में हमको देखना है। तो दिस कैनाल, ये कैनाल जो है हरिके बैरेज पंजाब से है। तो इट ट्रैवर्सेस थार डेजर्ट एंड फ्लो पैरेलली इन पाकिस्तान। तो एक कैनाल है, ठीक है, कैनाल जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, हरिके बैरेज पंजाब में। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ जाता है, थार डेजर्ट से फ्लो होते हुए कहाँ जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर में। तो लेंथ ऑफ इट्स मेन कैनाल इज अबाउट 650 किलोमीटर। तो कितने लंबा कैनाल है, 650 किलोमीटर का। तो ये द फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स आर इंक्लूडेड। द टोटल लेंथ ऑफ द कैनाल सिस्टम इज अबाउट 9060 किलोमीटर। अगर हम फीडर और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स को इंक्लूड करेंगे तो कितना लेंथ है इसका, 9060 किलोमीटर। द एस्टिमेटेड इरीगेटेड, और कितना एरिया ये इरीगेट करता है, 20 लाख हेक्टेयर्स का। तो दिस इरीगेटेड एरिया इज कॉल्ड कमांड एरिया, और ये जो इरीगेटेड एरिया है इसे क्या कहा जाता है, कमांड एरिया कहा जाता है। तो द थार डेजर्ट हैज मैसिव सैंड ड्यून्स एंड स्पार्स वेजिटेशन। तो जिसको जैसे सबको पता है कि थार डेजर्ट जो है क्या है, वहाँ पे रेत ही रेत है, सैंड ड्यून्स है और वेजिटेशन भी बहुत कम है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट सैंड, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ जो है सैंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये सॉइल इरोशन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल इरोशन बोलते हैं। और समर्स में टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और एवरेज मिनिमम रेनफॉल है 10 मिलीमीटर। तो डेवलपमेंट वर्क क्या है, तो इरीगेशन इन फेज 1। तो फेज 1 में क्या हुआ, इन द कमांड एरिया, जो भी कमांड एरिया है वो 1960 और 98 में
फेज़ 1 जो है 1960 में स्टार्ट हुआ और फेज़ 2 जो है 1980 में। तो कनाल जो है, जो ये डेसर्ट वाला जो एरिया है, इसको लश और मॉइस्ट एरिया में कन्वर्ट किया। तो जो एसर्टेड सॉइल एरोशन था उसको भी कंट्रोल हुआ। अफॉरेस्टेशन और पेस्टोरल डेवलपमेंट भी हाथ में लिया गया ताकि मतलब ये भी डेवलप हो। फार्मर्स जो है पहले चना, बाजरा, ज्वार वो करते थे, अब इंटेंसिव इरिगेशन के कारण वो अब व्हीट और कॉटन भी उगा पा रहे हैं। प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुआ है। हाउएवर, लेकिन क्या है, एक्सेसिव इरिगेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण अब क्या हो रहा है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। सैलिनिटी मतलब नमक का कंटेंट ज़्यादा हो जाना। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही है ओवर यूज़ होने के कारण, ठीक है। पहले तब तक ठीक था, लेकिन अब जो है क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण जो है क्या आ रहा है, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इस चैप्टर में इतना ही था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। मुझे ये कमेंट्स में बहुत मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे एक्सरसाइज बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज जो हैं सीजी बोर्ड के वो कवर अप किए हैं। 9th के कुछ मैंने नहीं किए हैं, बाकी 6th 7th 8th ये पूरा सोशल साइंस का मैंने क्वेश्चन आंसर्स कवर अप किए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको 10th के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो मैं इसको स्किप करूँगी। हम चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि आपको भी वो हो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।